गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी से बीएससी पार्ट 2 पेपर फर्स्ट के टॉपिक प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा करूंगी। ओके, तो आवर्त सारणी के वर्ग 2 और वर्ग 13 यानी कि एस और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले 10 वर्गों के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के जो वर्ग 2 के तत्व हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड दर्शाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वे कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और उनमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, एंड जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब इन दोनों यानी कि एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यानी कि इन दोनों जो चरम स्थितियां हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, इनके बीच के जो मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट में और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है वो देखो। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वे होते हैं जिनमें परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व की परमाणविक अवस्था या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक में कोई न कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो तत्व संक्रमण तत्व कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उनके परमाणविक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D10-4s2 एंड उनकी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10-4s0। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ही जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो वो होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों की जो है अभिलाक्षणिक गुण क्या है। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक तत्वों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जिन्हें हम संक्रमण गुण कहते हैं। अब कुछ प्रमुख संक्रमण गुण क्या क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, ये बाकी आवर्त सारणी के तत्वों से क्यों भिन्न है? क्योंकि इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति कोई भी लंबवत समानता नहीं पाई जाती। यानी कि जो दूसरे तत्व है एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, उनमें तत्वों में वर्गवार समानता पाई जाती है, आवर्तवार समानता नहीं पाई जाती। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्षैतिज समानता पाई जाती है, अर्थात वर्ग 13, 14 आदि के तत्वों में परस्पर उतनी समानता नहीं होती जितनी प्रथम, द्वितीय, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में पाई जाती है। दूसरा जो है आपके अभिलाक्षणिक गुण, ये सारी के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। फिर जो है इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती है, इनमें कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट के जो विलियन होते हैं वे
रंगीन होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि इनके यौगिक जो है वो रंगीन होते हैं। इनमें अनुचुंबकीय गुण दर्शाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं। कई प्रकार के मिश्र धातुएं भी इनके द्वारा बनाई जाती है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं। और सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे होते हैं? मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक वाले धातु होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर संक्रमण तत्वों की श्रेणियां 4 है, 3D, 4D, 5D और 6D, जिनमें इन सभी 3D, 4D और 5D कक्षकों में क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब 3D, 4D और 5D श्रेणियां तो पूर्ण है, लेकिन जो चौथी श्रेणी है 6D वो अपूर्ण है। इनमें से एक्टिनियम का जो अध्ययन है वो तो एक्टिनाइड्स के साथ किया जाता है, और बाकी जो है 6D श्रेणी के तत्व वो मनुष्य द्वारा संश्लेषित है, यानी कि मैन मेड है, इसलिए वो अस्थायी है, इसलिए उनका ज़्यादा स्टडी अभी हुआ नहीं है। अब देखो भाई 3D सीरीज़ की अपन बात करें तो 3D सीरीज़ में 3D कक्षकों में 4s कक्षकों के बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इसका कारण हम जानते हैं आफबो प्रिंसिपल में n+l रूल, यानी कि हम जानते हैं n+l रूल के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में पहले भरा जाएगा जिनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का योग जो है वो कम होता है। अब 3D के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 3 और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 2, दोनों का योग 5 हो गया, और 4s कक्षकों के लिए 4+0 यानी कि 4 हो गया, इसलिए 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और 4s कक्षकों में 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन वो 4s कक्षकों के बाद में भरा जाएगा, यानी कि 3D कक्षकों के लिए n+l का मान 5 है और 4s कक्षकों के लिए n+l का मान 4 है, इसलिए n+l का मान जिन कक्षकों के लिए कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं में भरा जाएगा। इस हिसाब से 3D से पहले 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, यानी कि 4s कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाने के कारण संक्रमण तत्वों की जो प्रथम श्रेणी है वो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से चालू होती है। ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्वों के जो विशिष्ट गुणों की अपन चर्चा कर रहे हैं तो वो है कि जो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना में जो D ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात क्या है कि S और P ब्लॉक एलिमेंट के जो तत्व है वो अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं, जबकि आवर्त में स्थित तत्वों के साथ इनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है, या अपन कह सकते हैं आवर्त में गुणों की ये आवर्तिता दर्शाते हैं। इसके विपरीत जो संक्रमण तत्व है वो अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में यानी कि आवर्त में अधिक समानता दर्शाते हैं, वर्गवार समानता नहीं दर्शाते हैं। जैसे अपन बात करें कि जो क्षार धातुएं हैं वो सारी की सारी अत्यधिक क्रियाशील होती है, धनविद्युतीय होती है, और इनका जो धनविद्युतीय गुण है और क्रियाशीलता का गुण है वो आवर्त में तो घटता चला जाता है, और वर्ग 17 तक पहुँचते पहुँचते ये तत्व ऋण विद्युतीय हो जाते हैं। जबकि इसके विपरीत अपन देखते हैं स्कैंडियम से जिंक तक सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व धन विद्युतीय स्वभाव के ही होते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुतः किन्हीं भी दो तत्वों के जो गुणों की परस्पर समानता या असमानता है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा है तत्वों का परमाणुवीय आकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके गुणों में भी समानता पाई जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि समस्त क्षार धातुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और उनके भीतर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास N-1s2p6 होता है। अतः सारी क्षार धातुओं का क्या नेचर होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2p6 प्राप्त कर ले। इस कारण ये सारी की सारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, प्रबल अपचायक और प्रबल धन विद्युतीय स्वभाव की होती है।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि सारे के सारे हेलोजेंस का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2Np5 होता है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले तो इनका स्थायी विन्यास Ns2Np6 यानी कि उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा। इस कारण इस वर्ग के समस्त तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता पाई जाती है और ये प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती चली जाती है, अतः गुणों में भी भिन्नता आती चली जाती है। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एक एक कोश तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहने के कारण इनके गुणों में आवर्तिता आती जाती है। अब जो दूसरा फैक्टर है जो कि तत्वों के गुणों को प्रभावित करता है कि समान रहेंगे या असमान, वो है तत्वों का परमाणुवीय आकार। तो किसी तत्व का भौतिक गुण और जो रासायनिक गुण है उसकी तीव्रता उसके परमाणुवीय आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन की अपन चर्चा करें और आयोडीन की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सेम है, लेकिन इनका आकार अलग अलग है। इसके कारण इनके गुणों में भी भिन्नता पाई जाएगी। जैसे क्लोरीन एक गैस है, ब्रोमीन द्रव है, जबकि आयोडीन ठोस है। ठीक है, तो अब हम ये जो दोनों कारक है इन कारकों को हम संक्रमण तत्वों के रेस्पेक्ट में देखें तो सारे के सारे संक्रमण तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 या कभी कभी Ns1 होते हैं, अतः इन सभी के गुणों में समानता होनी चाहिए, है ना। फिर हम देखते हैं कि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर सह संयोजक त्रिज्या में कमी आती है ना। यानी कि प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुवीय आकार में तो कमी आ रही है। परमाणुवीय आकार में कमी आ रही है मतलब सह संयोजक त्रिज्या में कमी आती है। ठीक है, लेकिन बहुत कम, और वो भी बीच के तत्वों में तो न के बराबर, यानी कि मध्य के तत्वों का आकार तो लगभग समान सा है। दूसरा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रथम श्रेणी की तुलना में दूसरी श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या में वृद्धि, लेकिन दूसरी व तीसरी संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान तो लगभग समान ही है। तो एक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के मान में समानता का कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव। अब चूंकि इन संक्रमण तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो भीतर के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और भीतर के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण ये डी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो एस कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन है, 4s कक्षकों में जो स्थित इलेक्ट्रॉन है, उनको नाभिक के आकर्षण से शील्ड कर देते हैं, परिरक्षित कर देते हैं। फलतः उनका आकार क्या होता है, नाभिक के आकर्षण के अनुरूप सिकुड़ नहीं पाता और उसके आकार में या तो कमी आती नहीं है या फिर बहुत कम कमी आती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या में वृद्धि जो है होती है, यानी कि प्रथम से द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में यह प्रवृत्ति मिलती है, यानी कि आकार में वृद्धि हो रही है। परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या संगत द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर होती है, और इसका कारण क्या है, लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरी और तीसरे संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या के मान लगभग समान होने का कारण लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनम के बाद आने वाले जो तत्व है हाफनियम, इन दोनों के मध्य यानी कि लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 लैंथेनाइड तत्व आते हैं। अर्थात लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व हाफनियम के नाभिक में एकदम से 14 इकाई का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश आ जाता है, जिससे हाफनियम का आकार बहुत ज़्यादा घटकर जिरकोनियम के बराबर हो जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा धनावेश बढ़ता चला जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आकार घट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण
द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी से भिन्न है। और द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण आपस में बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं क्योंकि परमाणुीय आकार समान है। और संक्रमण श्रेणी के तत्वों में लंबवत संवर्गीय तत्वों की तुलना में क्षेत्रीय समानता ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि वर्ग में समानता नहीं पाई जाती है बल्कि आवर्त में समानता पाई जाती है। यही कारण है कि हम संक्रमण तत्वों का अध्ययन वर्गवार न करके आवर्तवार या श्रेणीवार करते हैं। ठीक है, अब देखो हम कह सकते हैं कि दूसरी और तीसरी जो श्रेणी के संक्रमण तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान है, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में ये त्रिज्याएं ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि तत्वों के जो गुणधर्म है जैसे आयनन, विभव, विद्युत ऋणात्मकता, घनत्व, गलनांक आदि के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ सहसंयोजक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। अब चूँकि दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याएं तो लगभग समान है ना, यानी कि अतः इनके उपरोक्त सभी गुणधर्म भी समान होंगे और ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। अब जो दूसरा है गुण वो है आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि जो दूसरा संक्रमण तत्वों का विशिष्ट गुण है वो आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। तो प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम वृद्धि पाई जाती है, यानी कि दोनों ही मान प्रभावी नाभिकीय आवेश पर प्रत्यक्ष रूप से और परमाणु त्रिज्या पर विलोम रूप से निर्भर करते हैं। यानी कि आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता के मान जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर तो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और परमाणु त्रिज्या पर विलोम रूप से मतलब रेसिप्रोकल रूप से निर्भर करते हैं। तो एक संक्रमण श्रेणी में जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं की ओर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश में बहुत कम वृद्धि होती है ना, बहुत कम वृद्धि होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D कक्षकों में जा रहा है और 3D जो कक्षक है उसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम 4s कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग करते हैं, इसलिए नाभिकीय आवेश में बहुत कम वृद्धि होती है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, फिर बहुत कम कमी होती है, यानी कि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत कम बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बहुत कम ही घटेगी। अतः आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणात्मकता में भी इसी दिशा में बहुत कम वृद्धि पाई जाती है। अब तीसरा जो विशिष्ट गुण है वो है अनुचुंबकीय प्रकृति, यानी कि डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि एक आयन या परमाणु में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा। तो जिन आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं उनमें अनुचुंबकीयता का गुण नहीं पाया जाता, उन्हें अपन प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो इन आयनों में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे का चुंबकीय प्रभाव नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। तो कुछ प्रतिचुंबकीय आयन है स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, कॉपर प्लस और जिंक +2। अगला विशिष्ट गुण है रंगीन विलयन। तो उत्तम या फिर अपन कह सकते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले आयनों के जो विलयन होते हैं वो रंगहीन होते हैं, जबकि अपूर्ण डी कक्षकों वाले आयन यानी कि ऐसे आयन जिनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो साधारणतया क्या होते हैं, रंगीन कलर्ड होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय आयन तो रंगहीन होंगे और अनुचुंबकीय आयन रंगीन होंगे। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दृश्य विकिरणों का अवशोषण कर दूसरे ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है तो पदार्थ रंगीन दिखाई देने लगता है। तो एक प्रतिचुंबकीय आयन में सभी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं और जो खाली कक्षक होते हैं वो इन पूर्ण भरे हुए कक्षकों से इतनी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं कि भरे हुए डी कक्षकों से खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशंस के लिए बहुत अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इतने अधिक एनर्जी के रेडिएशंस का अवशोषण संभव नहीं है। अतः ऐसे आयन रंगहीन दिखाई देते हैं।
यानी कलरलेस दिखाई देते हैं। यही कारण है कि D0 और D10 विन्यास वाले जो आयन है वो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम चर्चा करते हैं कि एक संक्रमण धातु आयन या परमाणु में जो पांचों डी कक्षक होते हैं वो डिजेनरेट एनर्जी के होते हैं, यानी कि समभ्रंश होते हैं। पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है किसी भी संक्रमण धातु परमाणु में, लेकिन या आयन में। लेकिन जब इन संक्रमण धातु परमाणु या आयनों के द्वारा कोई यौगिक बनाया जाता है तो ये डी कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि डी कक्षक जो है अलग अलग ऊर्जा के दो समूह में विभाजित हो जाते हैं। इनमें से निम्नतर ऊर्जा के समूह में 3 डी कक्षक होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? DXZ, DYZ और DXY। इसे हम T2G सेट कहते हैं। जबकि जो उच्च ऊर्जा के समूह के 2 डी कक्षक होते हैं वो कौन से होते हैं? DZ² और DX²-Y²। इसे हम EG सेट कहते हैं। ओके, तो इन दोनों प्रकार के डी कक्षकों में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे डेल्टा O कहते हैं। और ये इतना होता है कि दृश्य क्षेत्र के विकिरणों को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन जो है T2G से EG यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट होते हैं, जिसे अपन DD ट्रांजिशन कहते हैं। और ये DD ट्रांजिशंस के कारण ही संक्रमण धातु आयन जो है वो रंगीन दिखाई देते हैं। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी आयन में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अधिक DD ट्रांजिशंस होंगे और उसका रंग उतना ही गहरा हो जाएगा। तो जो D5 विन्यास वाले आयन होते हैं उनमें DD ट्रांजिशंस क्या होते हैं? नहीं होता है, क्योंकि T2G भी उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और EG कक्षकों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये DD ट्रांजिशन का विरोध करते हैं। अतः इस विन्यास वाले आयन सामान्यतः हल्के रंग के होते हैं, जैसे Mn+2 या Fe+3। जो अगला विशिष्ट गुण है वो है संकुल यौगिक। तो संक्रमण धातु आयनों के द्वारा संकुल यौगिकों का निर्माण किया जाता है, कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो संक्रमण धातु आयनों का ये विशिष्ट गुण है कि ये बहुत से संकुल पदार्थ बना सकने में सक्षम है। तो संक्रमण धातु आयनों की बहुत बड़ी संख्या में संकुल पदार्थ बना सकने की जो क्षमता है उसके कारण क्या है कि इनके धन आयनों का आकार बहुत छोटा होता है, धन आयनों पर आवेश घनत्व ज़्यादा होता है और इनमें रिक्त N-1 डी कक्षकों की उपलब्धता पाई जाती है। जो अगला विशिष्ट गुण है वो है कैटालिटिक एक्टिविटी। तो संक्रमण तत्व तथा उनके जो यौगिक हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। इसके कारण इनका उपयोग बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन हेबर प्रोसेस अमोनिया सिंथेसिस के लिए आयरन और मोलिब्डेनम को यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैनेडियम के यौगिक V2O5 को यूज़ किया जाता है। अगला विशिष्ट गुण है अंतराकाशी यौगिक यानी कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की क्षमता। तो संक्रमण धातुओं में जो अधात्विक परमाणु जैसे इनका आकार छोटा है, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि को शोषित कर अंतराकाशी यौगिक बना सकने की एक अनुपम सामर्थ्य पाई जाती है। तो क्या होता है कि धातु परमाणु जो है उनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिन्हें हम अंतराकाश कहते हैं, और जो अधात्विक परमाणु इन अंतराकाशों में प्रवेश कर जाते हैं और अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है। अगला जो विशिष्ट गुण है वो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो डी कक्षकों में +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है। फिर है परमाणवीय आकार। तो सामान्यतया ऊपर से नीचे जाने पर परमाणवीय आकार बढ़ता है, लेकिन 4D व 5D के तत्वों का आकार लगभग समान है और इसका कारण हम बता चुके हैं, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D यानी कि दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार क्या होता है, लगभग समान। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी या फिर अपन कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों या विशिष्ट गुणों की चर्चा की ब्रीफ में।
अगले वीडियो में हम इनमें डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके।